तारीख थी 12 मई साल 2026। रात के बज रहे थे 10:05। तुषा नाम की एक लड़की अपनी माँ को फोन करती है और उनसे कहती है कि मम्मी ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाइए, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। अभी वो अपनी आप बीती सुना ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसका पति अंदर आता है, जिसके आते ही तुषा ने वो फोन को कट कर दिया। उसकी माँ ने उसके बाद कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन तुषा ने कॉल रिसीव नहीं करा। इसके बाद उसकी मम्मी ने उसकी सास को कॉल किया और कहा कि तुषा के कमरे में जाकर देखे वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। जब वो कमरे में गई तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। कैसे, क्यों, क्या हुआ, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इस केस के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरी जो है, इसमें आगे इस केस में कहानी पलट सकती है, चीजें बदल सकती हैं और नई चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। क्योंकि लेटेस्ट केस है तो इसमें चीजें बदलना एक कॉमन बात है। तो आप इस चीज से परेशान मत होना कि वीडियो में कुछ और बताया था और अब स्टोरी निकलकर कुछ और आ रही है। आई होप आप इस बात को समझेंगे और ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हल्दी के फंक्शन में तुषा शर्मा बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में नजर आ रही थी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, आंखों में एक्साइटमेंट और दिल में ढेरों खुशियां समेटे वो अपनों के बीच खुलकर मस्ती करते हुए दिखाई दे रही है। कभी अपने बहनों के साथ हंसी मजाक तो कभी सबके साथ डांस। वो हर पल को खुलकर जी रही थी। एक तरफ जहाँ तुषा की फैमिली थी, वहीं दूसरी तरफ समर्थ और उसका परिवार सभी मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक अच्छी मेमोरीज के लिए रिकॉर्ड किए गए ये वीडियोस कुछ महीनों बाद एक ऐसी याद बनकर रह जाएंगे जिसका ख्याल भी खंजर बंद सीने में चुभेगा। तुषा शर्मा की उम्र करीब 33 साल के आसपास थी। तुषा अपनी फैमिली के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहा करती थी और एक हाई क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी, जहां उसके पापा नवनिधि शर्मा पूरे परिवार के मुख्य थे और अपनी पत्नी से लेकर बच्चों तक की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। जबकि तुषा की माँ रेखा शर्मा एक हाउसवाइफ थी, जो न सिर्फ घर को एक बेहतरीन तरीके से संभालती थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक मजबूत ढाल की तरह थी। खासकर अपनी बेटी तुषा के साथ उनका रिश्ता जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा था। तुषा अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपनी खुशियाँ उन्हीं के साथ शेयर किया करती थी, अपने दिल की सारी बातें उनसे करती थी। जबकि उसे तंग करने का काम करता था उसका भाई हर्षित शर्मा, जो इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर तैनात है। उनके साथ तुषा की नोकझोंक चलती रहती थी, जैसे कि भाई बहनों में होता है। ये छोटी सी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। पेरेंट्स ने अपने दोनों ही बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तुषा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना देखा करती थी, इसलिए उसने पुणे की फेमस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए की डिग्री भी ली और फिर आगे चलकर एमबीए की डिग्री भी हासिल की। तुषा हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और अपनी एक अलग पहचान वो बनाना चाहती थी। और इसी दौरान उसे मुंबई में मौजूद फ्लेवर पॉट फूड्स में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी भी मिल जाती है, जहाँ पर तुषा ने करीब 6 साल तक काम किया था, बिल्कुल दिल लगा के। वो एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और विपासना मेडिटेटर भी थी। पर धीरे धीरे तुषा का जो इंटरेस्ट था वो मॉडलिंग और फैशन की तरफ बढ़ने लगा था। वो देखने में भी काफी खूबसूरत थी। उसके दोस्तों और करीबियों ने भी उसे एक बार मॉडलिंग में ट्राई करने की एडवाइस दी थी। जिसके बाद साल 2012 में तुषा ने पुणे के ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और अपनी बहुत अच्छी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के दम पर मिस पुणे 2012 का खिताब उसने अपने नाम किया था। इस जीत के तुरंत बाद तुषा पुणे और मुंबई के फैशन सर्किट में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। उसका नाम हो गया था। उसे लॉरेल और डी बियर्स जैसे बड़े ब्रांड्स के एड में काम करने का मौका भी मिला था। और यही नहीं, फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर भी उसे आने लगे थे। तुषा ने साल 2018 में एक हिंदी शॉर्ट फिल्म जरा संभल के में भी काम किया। इसके बाद साल 2021 में उसने एक फेमस तेलुगु फिल्म मुगुरु मोनागुलु में भी अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। हालांकि कुछ टाइम काम करने के बाद तुषा को ऐसा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री का जो माहौल है वो उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है और उनके को स्टार्स के मुताबिक। तुषा ने कहा था कि एक्टिंग उसका असली सपना एक्चुअली में नहीं है और वो एक स्टेबल जिंदगी चाहती है। इसलिए तुषा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और वापस अपनी जिंदगी और कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लौट आती है। तुषा शादी से पहले दिल्ली मुंबई की बड़ी कंपनियों और एक नामी जर्मन कंपनी जर्मन अकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में सीनियर मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैनेजर की पोस्ट पर बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर रही थी और बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक बहुत बड़ा नाम बना चुकी थी। एक तरफ जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में तुषा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही थी, तो वहीं पर्सनल लाइफ में एक डेटिंग ऐप से किसी ने दस्तक
दी थी और उस शख्स का नाम था समर्थ सिंह। समर्थ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रहने वाला था। वो भोपाल के वीआईपी इलाके कटारा हिल्स में अपनी फैमिली के संग एक बहुत अच्छे घर में रहता था और काम की अगर बात करें तो वो पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर था जिसने नेशनल लॉ स्कूल से लॉ की पढ़ाई की थी और 2018 से मध्य प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होकर वो वकालत कर रहा था। वहीं समर्थ की फैमिली की बात करें तो समर्थ की मां गिरिवला सिंह मध्य प्रदेश की एक रिटायर्ड सेशंस जज है। तो जानते हैं त्विषा उनके घर की बहू कैसे बनी, क्योंकि त्विषा और समर्थ दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, अलग अलग सिटीज से थे। मतलब उन दोनों का कोई तालमेल तो था नहीं। उन दोनों की जो मुलाकात हुई वो एक डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन हुई थी। ऐप पर बातचीत करने के दौरान एक दूसरे को ये पसंद करने लग जाते हैं। त्विषा जहाँ दिल्ली एनसीआर में बड़े पद पर कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी और समर्थ भोपाल में वकालत कर रहा था। बातचीत आगे बढ़ने के बाद दोनों ने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्योंकि समर्थ वेल एजुकेटेड और सेल्फ इंडिपेंडेंट था तो त्विषा की फैमिली को देखते ही इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हुआ। वहीं त्विषा को भी समर्थ की फैमिली ने अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया था। इसके बाद 12 दिसंबर 2025 में दिल्ली में दोनों की शादी हो जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में त्विषा और समर्थ को साथ में देख सकते हैं। दोनों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश थे। त्विषा के पिता ने अपनी बेटी को फाइनेंशियली मजबूत रखने के लिए करीब 20 लाख के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स गिफ्ट की थी। साथ ही शादी के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उन्होंने त्विषा को सोने और चांदी की कीमती ज्वेलरी भी दी थी, जिसे लेकर वो अपने साथ ससुराल आ गई थी और जॉब छोड़ने का उसने फैसला कर लिया था, क्योंकि वो भोपाल में समर्थ के साथ रहकर सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर फोकस करना चाहती थी। इसलिए त्विषा ने अपनी शानदार जॉब छोड़ दी। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि त्विषा ने तमाशा फिल्म से इंस्पायर होकर पेंटिंग और आर्ट की फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी। उसने कॉर्पोरेट करियर छोड़कर पेंटिंग में करियर बनाने का डिसाइड किया था। साथ ही वो जिस कंपनी में काम करती थी वो भी बंद हो गई थी। इससे त्विषा का अट्रैक्शन पेंटिंग और आर्ट की तरफ ज्यादा बढ़ गया था। इस पर ससुराल वालों को भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि शादी के करीब 2 महीनों तक उन्होंने त्विषा को खुलकर सपोर्ट किया। पर फरवरी 2026 में जो हालात थे वो बदलने लगे। दरअसल शादी के वक्त त्विषा के पिता ने उसे जो 20 लाख के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स गिफ्ट किए थे, समर्थ और उसकी मां लगातार त्विषा पर दबाव बना रहे थे कि वो सारे शेयर्स और पैसे समर्थ के नाम पर ट्रांसफर कर दें। इसके अलावा त्विषा के नाम पर दिल्ली एनसीआर में अपना एक फ्लैट भी था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ससुराल वाले उस फ्लैट को बेचने का प्रेशर डाल रहे थे। वो चाहते थे कि त्विषा उस फ्लैट को बेचकर सारा पैसा भोपाल ले आए ताकि वो उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। त्विषा इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, समझदार लड़की थी जो समर्थ और अपनी सास के लालच को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। त्विषा ने समर्थ की इस नाजायज मांग को मानने से और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद ससुराल वालों का जो गुस्सा था वो साथ में आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्विषा को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो रोज उसे ताने मारते थे कि वो उन पर बोझ है और फ्री की वो रोटियां खा रही है। जो लड़की कल तक बड़ी कंपनियों को मैनेज करती थी, अब आप खुद सोचें, उसे अपने ही पति और सास के मुंह से ये सब सुनना पड़ रहा था कि वो कुछ कमाने के लायक नहीं है। इस लगातार मिलने वाले टॉर्चर का मकसद त्विषा के सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ना था। जब भी वो घर के माहौल को लेकर शिकायत करती तो सास उसे लंबे लंबे लेक्चर्स दिया करती थी और उसकी हर बात को गलत साबित करने की कोशिश करती थी। त्विषा पर नौकरी करने और पैसा कमाने का बहुत प्रेशर डाला जा रहा था और अपनी लगातार नई जॉब्स ढूंढ भी रही थी। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने बताया कि शादी के बाद जब त्विषा ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी तो ससुराल वाले उसके रहन सहन और खर्चों को लेकर ताने मारा करते थे। समर्थ और सास उस पर ये रोज दबाव बनाते थे कि वो घर में खाली नहीं बैठ सकती, उसे तुरंत ही कोई न कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा वो लोग त्विषा को उसके खर्चों के लिए भी पैसा नहीं देते थे। कई बार उसके पापा ने ही ऑनलाइन पैसे अकाउंट में डलवाए थे और रोज रोज के कलेश से तंग आकर अब त्विषा ने नौकरी ढूंढना शुरू कर ही दिया था। वो चाहती थी कि उसे ऐसी कोई जॉब मिल जाए जिसे वो घर पर ही कर सके। इस दौरान अप्रैल 2026 में त्विषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने ससुराल वालों और मायके वालों को इस बारे में बताती है। जहाँ एक तरफ त्विषा की फैमिली आने वाले बच्चे के लिए काफी खुश होती है, वहीं दूसरी तरफ त्विषा पर शक करना शुरू कर देता है और उसके कैरेक्टर पर बेहद गंदा आरोप लगाते हुए उसे पूछता है कि आखिर ये जो बच्चा है ये किसका है। ये सुनकर त्विषा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समर्थ इतनी घटिया सोच रख सकता है, वो भी उस लड़की के लिए जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, लव मैरिज की थी। समर्थ और उसकी माँ इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते थे, जबकि त्विषा उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। पर समर्थ के तानों से तंग आकर 9 मई को उसने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर एबॉर्शन करवा लिया। इस बात का जिक्र त्विषा ने अपनी माँ से भी किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में उन मैसेजेस को देख सकते हैं जिसमें त्विषा ने साफ लिखा है कि समर्थ पूछ रहा है कि ये किसका बच्चा है, वो जो अबॉर्ट किया है। मम्मी यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगी, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। इस पर त्विषा की माँ ने उसे इग्नोर करने के लिए कहा, और वो साफ कहती हुई नजर आती है कि इग्नोर कैसे करूँ मम्मी, कैसी औरत हो आप, ये अपने घटियापन हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, मैं कैसे रह लूं इसके साथ। इन मैसेजेस से आप समझ सकते हैं कि त्विषा किस हद तक टॉर्चर का सामना कर रही थी। इसके अलावा त्विषा ने अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम मीनाक्षी बताया जा रहा है, उसके पास 11 मई को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और उसे कहा था कि यार मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ, बस तू मत फंसना, अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही टाइम होगा तो मैं तुझे कॉल करूंगी। इसके बाद अगले दिन तारीख आती है 12 मई, वही टाइम रात के करीब 10:05 का जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। त्विषा ने अपनी माँ को कॉल किया, ये सारी बातें बताई कि ससुराल वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वही सारी बात रोते रोते बताई। और अचानक बात करते करते उसका जो हस्बैंड होता है वो उस कमरे में आ जाता है। पति को सामने देखते ही त्विषा डर जाती है और वो अचानक से फोन कट कर देती है। त्विषा का फोन कट होने के बाद जो उसकी माँ होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उन्होंने लगातार त्विषा, समर्थ और उसकी सास गिरिबला को कई बार फोन मिलाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। करीब 10 मिनट बाद त्विषा की जो सास थी उन्होंने कॉल रिसीव किया। जब त्विषा की माँ ने उससे मिन्नतें की कि प्लीज आप अभी के अभी त्विषा के कमरे में जाइए और देखिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। माँ के कहने पर जब सास कमरे में गई तो उसके कुछ ही मिनट बाद उन्होंने त्विषा के परिवार को वापस से कॉल किया और बिना किसी घबराहट या बिना किसी अफसोस के सीधा कहा कि त्विषा अब सांसें नहीं ले रही है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि त्विषा के साथ जरूर कुछ हुआ है। इधर ससुराल वाले त्विषा को भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। परिवार को जब पता चला कि त्विषा इस दुनिया में नहीं है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो भोपाल पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि त्विषा की जान उसके पति और उसकी सास नहीं ली है। वो 13 मई 2026 को पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ कई घंटों तक गुहार लगाने के बाद भी FIR लिखी नहीं जाती है। त्विषा की फैमिली पुलिस को उसकी चैट्स भी दिखाती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, क्योंकि ये मामला गिरिबला सिंह से जुड़ा है, जो काफी हाई प्रोफाइल था। इधर 13 से 14 मई 2026 को जब त्विषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि त्विषा की जान नायलॉन बेल्ट के फंदे से लटकने की वजह से गई है। हालांकि वो बेल्ट कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में त्विषा की हाइट को गलत बताया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इस बात का खुलासा खुद त्विषा की सहेली ने किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। खुद त्विषा की फ्रेंड ने बताया है कि रिपोर्ट में जो उसकी हाइट है उसे गलत बताया गया है, जिसका मतलब साफ है कि डॉक्टर्स ने जांच ठीक तरीके से नहीं की है या फिर झूठी रिपोर्ट तैयार की है। इसलिए त्विषा की फैमिली अब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी डिटेल्स ही गलत मेंशन है, उसकी हाइट ही गलत मेंशन है, तो क्या सीरियसनेस से पोस्टमार्टम की गई है। और ऐसा भी नहीं कि 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे लिखा हो, 166 सेंटीमीटर उसकी हाइट लिखी गई है, वेयरएज शी वाज 174 सेंटीमीटर्स। तो आई डोंट थिंक दे हैव डन इट सीरियसली एंड दैट्स ऑल। मतलब ये सारी चीज़ें वही उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं। उनका कहना है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को वो नायलॉन बेल्ट दिखाई ही नहीं थी, तो डॉक्टर कैसे तय कर सकते हैं कि त्विषा ने उसी से लटक कर अपनी जान दी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में त्विषा के शरीर पर चोट और खरोच के निशान मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि मरने से पहले उसके साथ मारपीट हुई थी। परिवार का कहना है कि जब मारपीट का सबूत साफ है, पुलिस इसे कैसे मान सकती है कि त्विषा ने खुद अपनी जान दी है। उन्हें लगता है कि समर्थ की मां अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करवा रही है। इसलिए परिवार 17 मई 2026 को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भोपाल में CM हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने 3 मांगे रख। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम SIT बनाई जाए और दिल्ली एम्स के डॉक्टर से त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि जो सच है वो सामने निकल कर आ सके। इसके अलावा समर्थ और उसकी माँ को तुरंत अरेस्ट किया जाए। करीब 2.5 घंटे तक वो लोग ऐसे ही घर के बाहर बैठे रहे। तब CM मोहन यादव जी के ऑर्डर पर अधिकारियों ने परिवार को अंदर बुलाकर मोहन यादव जी से मुलाकात
करवाई, जिन्होंने त्विषा के परिवार को दिलासा देते हुए कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। आरोपी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच के लिए तुरंत ही 6 ऑफिसर्स की खास टीम बना दी है, जिसका जिम्मा एसीपी रजनीश कश्यप को सौंपा गया है। सीएम के कड़े ऑर्डर्स के बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ और गिरिबला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पर उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि गिरिबला को भोपाल कोर्ट से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। इसलिए पुलिस फिलहाल उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। वो बाहर रहकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपियों को खारिज कर रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। गिरिबला ने दावा किया है कि त्विषा ने खुद ही अपना एबॉर्शन करवाया था क्योंकि वो ड्रग्स की आदी थी। 7 मई को त्विषा ने अपनी मर्जी से एमटीपी पिल खा ली थी और साथ ही गिरिबला ने ये भी दावा किया है कि त्विषा को ओलिजापिन नाम की दवा दी जा रही थी, जो आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े मरीजों को दी जाती है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब थी और काउंसलिंग के लिए भी जाती थी। उनका ये भी कहना है कि जब त्विषा फंदे पर लटकी मिली तो उनके बेटे समर्थ और पड़ोसियों ने उन्हें बचाने के लिए सीपीआर दिया और नंगे पैर अस्पताल की तरफ भागे। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि त्विषा खुद सीढ़ियों से ऊपर गई और फिर थोड़ी देर बाद उसे समर्थ और 2 पड़ोसी उठाकर नीचे ला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने त्विषा को सीपीआर देने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वही समर्थ के वकील जॉर्ज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कोर्ट के सामने फाइनेंशियल लेन देन के दस्तावेज पेश करते हुए कहा है कि त्विषा के परिवार ने समर्थ पर 2 लाख के दहेज का आरोप लगाया है, जबकि सच्चाई ये है कि खुद समर्थ के परिवार ने 12 मई को त्विषा के बैंक खाते में 7 लाख और उनके भाई मेजर हर्षित के खाते में 50,000 ट्रांसफर किए थे। जॉर्ज का कहना था कि जो परिवार खुद लड़के और उसके भाई को पैसे दे रहे हैं, वो 2 लाख के दहेज के लिए क्यों टॉर्चर करेंगे। ये सभी इल्जाम जो हैं बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। आपको बता दें, इस मामले की जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि एक्चुअली में त्विषा के साथ क्या हुआ है। उसने अपनी जान दी है या उसे मारा गया है, जबकि उसका हस्बैंड समर्थ अभी भी फरार है। भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 18 मई 2026 को उसकी एंटीसिपेटरी बेल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने के बाद से ही समर्थ जो है वो अंडरग्राउंड है, जिस पर भोपाल पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा है। लेकिन वो कब पुलिस के हाथ लगता है और इस केस में कौन गुनहगार निकलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने आपको जो कहानी बताई है, अब तक जो बातें बताई हैं, वो अभी तक निकली रिसर्च के अकॉर्डिंग बताई हैं। आगे चल के इसमें नए मोड़ आ सकते हैं, कहानी पलट सकती है, बयान पलट सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं। नए केसेस में ऐसा पॉसिबल है। आपका ओपिनियन क्या है, क्या हुआ होगा एक्चुअली में, आपका दिल क्या कहता है, जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।